सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ AS4। ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं, आज पूरा थियरी लिख डालते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 2 दिन में हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके साथ हम पेपर 5 के लगभग 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। AS4 हमने कर लिया है। हमने, अच्छा 5 क्या हमने नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े क्या? रिलेटेड पार्टीज करा है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन करा है ना? और हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो किया है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी पेपर 5 का ही है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी तो पेपर 5 का ही है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, रिलेटेड पार्टी हो चुका है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हो चुका है, और ये चौथा है। तो 4 AS हमारे उधर के भी हो गए, हो जाएंगे इसके बाद, है ना? तो चलो AS4 की हेडिंग लगाओ फटाफट से कॉपी के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, सेकंड ग्रुप बिल्कुल। सेकंड ग्रुप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका आ रहा है सामने, AS4, राइट? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, समझना। इसका जो आज भी ओरिजिनली आपके मॉड्यूल में नाम लिखा है ना, वो है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पर क्या हुआ ओवर द पीरियड, इन्होंने क्या किया, कॉन्टिंजेंसीज को कवर कर दिया AS29 में। क्या कवर कर दिया बोलो? AS29, जिसका नाम ही क्या है, कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज का नाम है। तो कंटिजेंसी का पार्ट भले ही नाम यहाँ पर आ रहा है, पर हम यहाँ पर कुछ भी चीज कंटिजेंसी से रिलेटेड नहीं पढ़ने वाले। हमें पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है व्हाट आर द इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। विदाउट विदाउट नहीं तो समझना यहाँ से हम लोग, अगर, पर फिर भी एएस ने कंटिजेंसी की डेफिनेशन जरूर दे के रखी है। AS29 में का जो मतलब है, AS29 का जो नाम है वो है प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। मतलब कि AS29 डिफाइन करता है एक तो प्रोविजन क्या होते हैं, एक डिफाइन करता है कि कंटिजेंट एसेट क्या होती है, एक डिफाइन करता है कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। पर कंटिजेंसी की डेफिनेशन दी गई है कहां पर? AS4 में। कंटिजेंसी की डेफिनेशन कहां दी गई बोलो? AS4। सो व्हाट इज अ कंटिजेंसी? ठीक है, तो सबसे पहले लिखना कंटिजेंसी का मीनिंग। कंटिजेंसीज क्या होती है सर? कंटिजेंसीज, कंटिजेंसीज याद रखना, ये या तो एक कंडीशन हो सकती है या फिर एक सिचुएशन हो सकती है। कंटिजेंसी या तो एक कंडीशन हो सकती है या क्या हो सकती है? सिचुएशन। विच 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 गेन और लॉस, which gain or loss will be determined on the occurrence और नॉन occurrence। थोड़ी सी 11th क्लास जैसी पूरी डेफिनेशन है। ऐसे कोई भी गेन या ऐसे लॉस जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बोलो? कंटिजेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? कंटिजेंसी। सो कंडीशन और सिचुएशन which gain or loss will be determined on the occurrence of on occurrence or non occurrence on occurrence or non occurrence of uncertain future event of uncertain future event। समझ में आया बोलो? यहाँ तक कोई डाउट? इसे हम कहते हैं कंटिजेंसी। कहते हैं बोलो? कंटिजेंसी। समझ में आया? ठीक है, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक सेकंड है ना, मेरे को जरा। तो व्हाट इज कंटिजेंसी? कंटिजेंसी एक इवेंट है, या तो कोई गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, जो कि किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिटरमाइन किया जाता है, राइट? अब दो सिचुएशन हो सकती है, याद रखना। कंटिजेंसी की जो सिचुएशन हो सकती है दो, या तो वो होगा कंटिजेंट गेन, क्या होगा? कंटिजेंट, नहीं तो क्या होगा? कंटिजेंट लॉस। याद रखना, अगर कंटिजेंट गेन है तो हम लोग प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। अकाउंट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हम AS1 से मैं चिल्लाता रहा हूँ कि अकाउंट्स के अंदर एक सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा? प्रूडेंस का।
और ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नॉट टू एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। बोले ऐसा ना? तो कंटिजेंट गेन अगर है तो ये नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं होता है। नो नीड टू रिकॉग्नाइज, नो नीड टू रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। नॉट टू रिकॉग्नाइज, बट कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो? रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। वर्चुअली सर्टेन मतलब मिलना तय है। वर्चुअली सर्टेन मतलब मिलना तय है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रिकॉग्नाइज वंस इट इज वर्चुअली सर्टेन, वंस इट इज वर्चुअली सर्टेन तो हम इसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। पर अगर लॉस है, अगर लॉस है तो पहले तो पता लगाओ यार लॉस की ना तीन सिचुएशन हो सकती है। लॉस प्रोबेबल है। लॉस क्या है? प्रोबेबल का मतलब समझते हो? मेजरेबल है। तो अगर लॉस प्रोबेबल है तो इसको अभी के अभी प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड सच लॉस। अगर लॉस रीजनेबल है, अगर लॉस रीजनेबल है, रीजनेबल मतलब इसका मतलब है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रीजन। द लॉस इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रीजन। तो सोच के बताओ ना, इसको प्रोवाइड करूंगा क्या? इसको मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ इसका क्या दूंगा मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? डिस्क्लोजर। सिर्फ इसका मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दूं बोलो? डिस्क्लोजर। पर सर अगर लॉस रिमोट है, मतलब 100 में से 1% का खेल है कि हो सकता है, रिमोट है तो इसका ना तो डिस्क्लोजर होगा और ना ही प्रोविजन होगा। नो ट्रीटमेंट, नो। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? उतार लो फटाफट से पूरा चार्ट, उतार लो इसको। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? ये तो बात हुई कंटीजेंसी की। अब हम इस एएस के अंदर कंटीजेंसी के बारे में और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस हो गया। कंटीजेंसी खत्म, इस पर क्वेश्चन भी नहीं काम आते हैं। क्वेश्चन इस पर आते हैं, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट पर आते हैं। तो वो पार्ट अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो समझना, व्हाट आर इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मीनिंग हेडिंग लगा लो, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वो सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो कवर कर रहा था फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद के भी पॉइंट। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च से लेकर के जिस दिन तक अप्रूव हुई, जिस दिन तक अप्रूव हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सिर्फ उतना ही पार्टी कवर करेगा। समझ में आई? तो समझना, पहली बात, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ये। नंबर वन, दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सर ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स है मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो कि याद रखना फेवरेबल हो सकते हैं और जो कि फेवरेबल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? अनफेवरेबल। जो कि हुए, कब हुए? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हुए ये बैलेंस शीट डेट के बाद, बट बिफोर द डेट, बट बिफोर द डेट, तुम पूरा बिफोर लिख लेना, बट बिफोर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, but before the date financial statements are approved by BOD, but before the date the financial statements are approved by board of directors। without board of directors in case of company, और अगर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है या नॉन कॉर्पोरेट बंदा है तो उसके लिए वर्ड यूज किया है अप्रूविंग अथॉरिटी। क्या वर्ड यूज किया? बोला अप्रूविंग अथॉरिटी। कोई डाउट? ये है आपकी इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन। कोई डाउट?
अब समझना, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट रूप में ही पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड, ताकि क्या याद रखने में, रिवाइज करने में फटाफट से इजी रहेगा। और जो मेन मॉड्यूल है अपना, उसके अंदर तो मैंने पूरे एएस की समरी चार्ट भी दे रखा है, वो आप वहां से ले लेना। अब सर, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट होते हैं दो पार्ट के। कितने पार्ट के होते हैं बोलो? दो पार्ट के। कल ही हमने पढ़ा था, एक एडजस्टिंग और दूसरा नॉन एडजस्ट। ठीक है, एग्जाम में मान के चलो 90% क्वेश्चन, 95%, 90 का 95% क्वेश्चन आता है यही से कि बताओ एडजस्टिंग होगा, नॉन एडजस्टिंग होगा, एडजस्टिंग होगा, नॉन एडजस्टिंग होगा। अगर एडजस्टिंग होगा तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, एंट्री वेंट्री जर्नल लेजर सब अमेंड करना पड़ेगा। अगर नॉन एडजस्टिंग होगा तो भाइयों बहनों, हम सिर्फ देते हैं डिस्क्लोजर। क्या देते बोलो? डिस्क्लोजर। बात समझ में आ रही है? पर सर हमें बताओ तो सही कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजस्टिंग इवेंट के साथ। हेडिंग लगा लो, एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स सर, एडजस्टिंग इवेंट्स वो, पहली बात तो दीज आर, एडजस्टिंग इवेंट होने के लिए इट शुड बी इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बीओडी। पहली बात। नाउ these are such evidence, these are such events which provide further or additional evidence which sorry, which provide further or additional evidence to help estimation, to help estimation of amounts। ये थोड़े से ना वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे जो आपको फर्दर एविडेंस दे अमाउंट को एस्टिमेट करने का। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स रिलेटिंग टू, रिलेट कब से करना चाहिए? रिलेटिंग टू कंडीशंस, relating to conditions at balance sheet date, relating to conditions at balance sheet। सर कल ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वापस से देते हैं। 31 मार्च तक आपने डेटर से एक बैलेंस दिखाया 5 करोड़ रुपए रिसीवेबल, और 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को तुम कहते हो कि डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। सर 5 करोड़ का डेटर 5 दिन में इंसॉल्वेंट हो सकता है? हो सकता है क्या? मतलब 31 मार्च को तो मैं दिखा रहा हूँ डेटर ट्रेड रिसीवेबल हेड के अंदर, और 5 तारीख को, अगर मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 5 दिन बाद, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट हुआ, उसी दिन मैं उसको दिखाने देता हूँ बैठे हैं। क्या एंटरप्राइज के पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो दिवालिया होने वाला बंदा? क्या एंटरप्राइज ने कभी अपने लीगल काउंसलर से हेल्प नहीं ली होगी? नहीं होगी। एडजस्टिंग इवेंट, कौन सा इवेंट होगा बोलो? एडजस्टिंग। बात समझ में आ रही है? भले ही हुआ, याद रखना। बच्चे इसको कैसे समझते हैं? सर 31 मार्च के बाद के तो सारे नॉन एडजस्टिंग होते हैं। अरे 31 मार्च के बाद के सारे नॉन एडजस्टिंग नहीं होते। AS4 तो कवर ही वो चीजें कर रहा है जो 31 मार्च के बाद ही हो रही है। बट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का लफड़ा सिर्फ ये है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस 31 मार्च को या उससे पहले था, एट बैलेंस शीट डेट अगर एविडेंस था, फर्दर एविडेंस था, एडिशनल एविडेंस था, इट इज एडजस्टिंग इवेंट। इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। बात समझ में आ रही है? सर बाढ़ आ गई, 5 दिन में किसी को पता लगता है बाढ़ आती? हाँ, अच्छा बाढ़ आना वॉज नेचुरल, हमें कैसे पता कि 5 दिन में बाढ़ आ जाएगी? तो बाढ़ आना इज ऑलवेज विच इवेंट? नॉन एडजस्टिंग। वो हमेशा कौन सा इवेंट होगा? नॉन एडजस्टिंग। बट मौसम विभाग की चेतावनी थी, मौसम विभाग पिछले 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था भैया यार इलाके खाली कर दो, बाढ़ आ सकती है, तुम डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा नो। तो जहां पर एविडेंस है, याद रखना, जहां पर मेरे पास में एविडेंस है कि कंडीशन सेट बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट कर रही है, इवेंट कौन सा होगा? एडजस्टिंग होगा। इवेंट कौन सा होगा बोलो? एडजस्टिंग होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बोले ऐसा नो? 100% क्लियर? तो सर अब नॉन एडजस्टिंग को भी लिखवा दो। तो नॉन एडजस्टिंग में इसका उल्टा ही लिखना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं फटाफट से, नॉन एडजस्टिंग को लिखो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स that are
indicative non-adjusting event that are indicative of conditions that are indicative of conditions that arise subsequent to balance sheet date. subsequent to balance sheet date मतलब बाद में. एविडेंस, एविडेंस याद रखना. इंडिकेटिव का मतलब एविडेंस. इंडिकेटिव मतलब एविडेंस that arise subsequent to balance sheet date or events that do not relate events that do not relate to conditions at balance sheet date. थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन दी, बोले या तो जिनका इंडिकेशन हमको बैलेंस शीट डेट के बाद मिला, या तो जिनका इंडिकेशन हमको बैलेंस शीट डेट के बाद मिला, नहीं तो जो कि एडिशनल एविडेंस एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट नहीं देती. समझ में आया? तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. क्या कहते हैं बच्चों? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ओके. आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर. बोलो, अगर हमको कोई एसेट में एडजस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है, अगर हमको कोई एसेट में एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो वो कौन सा इवेंट होगा? एसेट का हमको लाइबिलिटी रीएस्टिमेट करनी पड़ी, या हमको कोई भी लाइबिलिटीज को रीएस्टिमेट करना पड़ा, तो कौन सा इवेंट? एक सेकेंड. किसी के नीचे चलाते जाओ. एग्जाम्पल्स: एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एग्जाम्पल बहुत इजी है, वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी दिया कि सर एक लॉस हुआ. वो लॉस क्यों हुआ? कि भैया एक डेटर था और वो डेटर क्या हो गया? क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. तो अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका एविडेंस एट बैलेंस शीट डेट हमारे पास था. इसका एविडेंस, राइट, मतलब इसका एविडेंस हमारे पास में बैलेंस शीट डेट पर था. तो बोलो कौन सा इवेंट होगा? एडजस्टिंग. कौन सा इवेंट होगा बच्चों? एडजस्टिंग. समझ में आया? कोई डाउट? नॉन एडजस्टिंग के केस में हम कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते. नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ठीक है, और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं करते, तो नो एडजस्टमेंट इन assets or liabilities. No adjustment in assets or liabilities. बात समझ आ रही है? सर इसका एग्जांपल दो जरा. तो इसका एग्जांपल है कि भैया ऑर्डिनरी, आपको याद होगा AS13. AS13 में आपको याद है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हैज डिक्लाइंड. ठीक है, बट अगर अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन होता था तो ही रिकॉग्नाइज होता था. AS13 आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. If I talk about long term investment, तो long term investment are always carried at cost. Yes or no? मैंने आपको इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आया था इतना निहायत ही आसान, वो भी कराया था. अगर अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन हो तो रिकॉग्नाइज करना है, टेम्परेरी डिक्लाइन हो तो रिकॉग्नाइज नहीं करना. तो जो अगर टेम्परेरी डिक्लाइन हो तो कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग. कौन सा इवेंट हुआ? नॉन एडजस्टिंग. बात समझ आ रही है? अभी इंटरेस्ट आया? अभी इसको लिंक कर पा रहे हो ऐसे 560 के साथ? बस ये सब अकाउंटेंट चेक कर रहे हैं, ये सब आप अगर, वो सब ऑडिटर चेक करेगा. दूसरा डिफरेंस, ये सिर्फ टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय BOD तक चेक करना है, ऑडिटर को पूरा ही चेक करना है. ऑडिटर को तो रिपोर्ट के बाद के भी कल अपने पढ़ा ना, फैक्ट्स बिकमिंग नोन टू ऑडिटर, जिसके
वजह से मेरा ऑडिटर का ओपिनियन क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था, बोले ऐसा नो। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना अदर देन टेम्परेरी, सॉरी सॉरी टेम्परेरी डिक्लाइन, अदर देन टेम्परेरी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, अदर देन टेम्परेरी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बोले सुनो, राइट। तो टेम्परेरी डिक्लाइन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बोले सुनो बच्चों, बात समझ में आई? आई थिंक अब आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इवेंट एडजस्टिंग कौन सा होगा और नॉन एडजस्टिंग कौन सा होगा। समझ में आया? बोलो कोई डाउट है? अच्छा, यहाँ तक मैं एक बार देख लो फटाफट से चार्ट को। नाउ यू पुट अ नोट, स्टार लगा करके एक नोट लिखो कि अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, ये हम स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, हर बार नॉन एडजस्टिंग ऐसा ही होगा, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टमेंट वाला है, नॉन एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने, सॉरी नॉन एडजस्टिंग लिखना था यहाँ पे। अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, बट नॉन एडजस्टिंग भी होते हुए ये इतना इंपॉर्टेंट है, नॉन एडजस्टिंग ही लिखो, नॉन एडजस्टिंग ही लिखो। ठीक है, अगर किसी का कोई भी इवेंट नॉन एडजस्टिंग है बट वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ना ये हमको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, ये इसका डिस्क्लोजर हमें रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा ना, क्योंकि इवेंट तो नॉन एडजस्टिंग है बट ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको बताना जरूरी है शेयर होल्डर्स को, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अमेंड नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि आप पढ़ोगे मोहित सर के साथ सेक्शन 134 में। बोर्ड ऑफ, हाँ 134 नहीं, मेरा 139 से स्टार्ट होगा, 138 तक मोहित सर है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में 134 में आप वहां पर पढ़ोगे कि बोर्ड को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, इसको हम कहते हैं बीओडी का रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट, बीओडी का रिपोर्ट। तो अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है बट वो इंपॉर्टेंट है, तो बीओडी अपने रिपोर्ट में सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट में उसे दिखाएगा, और 134 के अंदर उसको दिखाएगा दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ AS4, ये रिक्वायरमेंट AS4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, हमको तो नहीं समझ आ रहा, कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। कोई भी कमिटमेंट आपने किया,